नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं दिन भर की अभी तक की सभी बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत एक धनकुबेर अफसर की खबर से। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के एक धनकुबेर अफसर की संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसीबी के छापे में आईएएस ए मोहन के पास अकूत दौलत के सबूत मिले हैं। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अफसर के ठिकानों पर पूरे 2 दिनों तक छापा चलता रहा। दक्षिण भारत में धरा गया धनकुबेर अफसर। 800 करोड़ की अकूत दौलत का खुलासा। सोने चांदी की भरमार, जेवर और रत्नों का भी मिला अंबार। इस सरकारी बाबू की तिजोरी खुली तो काले धन का अंबार बाहर निकल आया। इतनी संपत्ति का खुलासा हुआ कि सुनने वाले दंग रह गए। अफसरों के पास 3 राज्यों में 800 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। संपत्ति का अंदाजा इसी से लगाइए कि पूरे 2 दिन तक काकीनाडा में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ए मोहन के घर पर छापेमारी चलती रही। आईएएस ए मोहन के घर से डायमंड, सोने चांदी की ज्वेलरी और दूसरे महंगे रत्न भी बरामद हुए हैं। ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టున్నారు. పంజాగుట్టలో కూడా ఒక ఫ్లాట్ ఉంది, ఒక అపార్ట్మెంట్. ఉన్న ఆస్తులన్నీ కూడా తెలంగాణ ఏరియాలో మనకి హైదరాబాద్కి సంబంధించిన దగ్గర బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలా అల్లుడి పేరు మీద కూడా ఒక 2 ఇల్లులు ఉన్నాయి. అది వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది. छापेमारी 3 राज्यों में विजयवाड़ा, काडप्पा, बेल्लारी, मेडक, नेल्लौर, प्रकाशम और हैदराबाद की 9 जगहों पर डाली गई। एसीबी ने 100 से 120 करोड़ की अचल संपत्ति के कागजात बरामद किए हैं। एसीबी में लॉकर भी मिले हैं, जिसकी जांच अभी बाकी है। इसके साथ ही एसीबी को 8 प्लॉट के कागजात, एक 3 फ्लोर का घर, 54 एकड़ की कृषि भूमि, 2 किलो सोना और 5 किलो चांदी बरामद हुए हैं। एसीबी का मानना है कि आईएएस मोहन ब्लैक मनी को व्हाइट भी किया करता था। इसके लिए उसने अपनी बड़ी बेटी तेजश्री के नाम से 8 कंपनियां खोल रखी थीं। कई कंपनियों के पते सिर्फ कागजात पर हैं। पुलिस के मुताबिक ए मोहन ने हाल ही में कुछ प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम भी ट्रांसफर की है। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक आईएएस ए मोहन ने छापेमारी के वक्त सबूत को नष्ट करने की भी कोशिश की। पहले तो उन्होंने एसीबी टीम को घर में घुसने नहीं दिया। बाद में अपना मोबाइल भी घर के बाहर फेंक दिया, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया। पुलिस को इससे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। टीएस सुधीर, काकीनाडा, आज तक। रुख अगली खबर का। मुमकिन है कि सेल्फी आप भी लेते हो और सेल्फी का जादू आपके सिर पर भी चढ़कर बोल रहा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज संभल जाइए, क्योंकि एक मामला पठानकोट से सामने आया है, जहां 10वीं के छात्र ने रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और इस कोशिश के दौरान गोली चल गई और छात्र को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सेल्फी का जमाना है, सेल्फी का क्रेज है, लेकिन हो जाइए सावधान, कहीं जानलेवा न साबित हो सेल्फी। 14 साल का रमनदीप सिंह अभी 10वीं भी पास नहीं कर सका था, लेकिन रिवॉल्वर के साथ सेल्फी के क्रेज ने इसे अस्पताल पहुंचा दिया। अब वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है और परिवार वालों के आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। हो सकता है कि आप यकीन न करें, लेकिन यह हकीकत है कि सेल्फी के चक्कर में रमनदीप सिंह के सिर में गोली लगी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुछगिछ से पता लगा कि लड़के ने सैल्फी के चक्कर दे विच जिहड़ा अचनचेत फायर जिहड़ा हो गया। फिर भी जिहड़ी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी सामने सबूत के मुताबिक आएगी, हालात पाए जाएंगे, उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शुक्रवार की रात करीब 10 बजे का वक्त रहा होगा जब पठानकोट के शिवगर में एक गोली चलने की आवाज आई और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में पता चला कि रमनदीप अपने घर में लहूलुहान पड़ा है। उसके सिर में गोली लगी थी। पता चला कि रमनदीप के पिता कहीं गए हुए थे, लेकिन उनकी लोडेड रिवॉल्वर घर में ही पड़ी थी।
घर में रमनदीप के अलावा उसकी मां और बहन मौजूद थे। अचानक रमनदीप ने रिवॉल्वर उठाई और बहन के साथ सेल्फी के लिए तैयार हो गया। उसने रिवॉल्वर को कनपट्टी से लगा लिया। रमनदीप की उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर थी। मोबाइल के सेल्फी कैमरे का बटन दबता उससे पहले रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया और उससे निकली गोली रमनदीप के सिर में धंस गई। जो पता लगा कि अपने पिस्टल के नाल बैठ के सेल्फी ले गया सीगा और सेल्फी लेंदे अचानक गोली चल गई। अब इसे हादसा कहिए या सेल्फी की सनक, हकीकत यह है कि इसके चक्कर में रमनदीप की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ये पहला मौका नहीं है। अभी हाल ही में मुंबई में सेल्फी लेने के चक्कर में समंदर में डूबने से छात्राओं की मौत हो गई थी। रेलवे को तो ट्रैक पर सेल्फी लेने वालों को रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाना पड़ा। हकीकत यह है कि अब सेल्फी के बहाने लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आखिर एक 10वीं के छात्र को रिवॉल्वर कनपट्टी में रखकर सेल्फी लेने की क्या जरूरत पड़ गई? बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इन खबरों के बाद भी लोग जागेंगे? क्या खतरनाक तरीके से सेल्फी लेना बंद होगा? पवन सिंह, पठानकोट, आज तक। एक तो सूरज की आग, उगलती गर्मी और दूसरी तरफ जमीन पर जंगल की आग, और आग भी ऐसी कि देवभूमि में त्राहिमाम कर रही है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है और यह आग काफी भीषण होती गई है। 500 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद राज्यपाल से इसकी जानकारी ली है और एनडीआरएफ की टीमें भी उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि उत्तराखंड में हालात कितने भयानक हो चुके हैं। देवभूमि का बड़ा हिस्सा धधक रहा है, सुलग रहा है, झुलस रहा है, खाक हो रहा है। देवभूमि के 13 जिलों के जंगलों में आग लगी है। इस साल कुल आग की 922 घटनाओं की जानकारी सामने आ चुकी है और करीब 1900 हेक्टेयर का इलाका खाक हो रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों इलाकों में दावानल से हाहाकार मचा है। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फरवरी में ही आग की पहली घटना सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर काबू नहीं लाया जा सका है। लोग सहमे हुए हैं। कोई कुदरत का क्रोध कह रहा है तो कोई सरकारी लापरवाही। हम आपको गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के इन आंकड़ों को दिखाकर भयावह हालात को और करीब से समझाने की कोशिश करते हैं। गढ़वाल में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले का बड़ा हिस्सा कई दिनों से धधक रहा है। हमने यहाँ पर जो है 31 जो क्रूज स्टेशन स्थापित किए हुए हैं और 21 क्रूज स्टेशन के साथ साथ हमने करीब जो है 68 जो है यहाँ पर हमने फायर वॉचर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो रेगुलर स्टाफ भी इसमें साथ में है और जब बड़ी घटना घटती है तो हम वहाँ पर जो है लेबर हायर करके जो है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। पौड़ी जिले में तो पौड़ी श्रीनगर हाईवे के कई हिस्से आग की लपटों में घिर गए। रास्ते में जा रहे 7 मुसाफिर इन लपटों में झुलसकर अस्पताल पहुंच गए। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है, लेकिन क्या चंद टीम सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में लगी आग पर काबू पाएगी? क्या देवभूमि को इस जलते कोहराम से जल्द राहत मिल पाएगा? गोपेश्वर में कमल नयन सिलोड़ी और अल्मोड़ा में गीतेश त्रिपाठी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, टिहरी, आज तक। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने सबसे अहम चुनावी वादे यानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए विधानसभा में बाकायदा विधेयक लाने की तैयारियां भी हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस बाबत उपराज्यपाल से इजाजत लेती है या नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिर टकराव के मूड में हैं। इस दो हाथ के अंदेशे को तब हवा मिली जब केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की रणनीति का खुलासा किया। सीएम ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार होने की जानकारी ट्वीट कर साझा की। लिखा, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार है। जल्द ही इसको जनता के बीच रखकर सुझाव और टिप्पणियां ली जाएंगी। यानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली स्टेट बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस बिल को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा और रायशुमारी की जाएगी। जनता से रायशुमारी के बाद इसे दिल्ली विधानसभा से पास कराने की तैयारी है। सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार हुआ है
और वो जल्द ही पब्लिक के बीच में आ जाएगा। उसके सारे तथ्य जो भी प्रस्तावित जो हमारे प्रपोजल से वो आएंगे और लोगों की ओपिनियन लेने के बाद फिर उसको हम लोग आगे मूव करेंगे। कन्फ्रंटेशन की एक और बड़ी जमीन तैयार हो रही है सर। कन्फ्रंटेशन की जमीन नहीं तैयार हो रही है, दिल्ली को एक विकसित और पूरे दुनिया के अंदर एक बेहतर राज्य बनाने की तैयारी हो रही है। वैसे इन सियासी बयानबाजियों के बीच नए राज्यों के गठन पर कानूनी पलड़ा केंद्र का भारी है। विधानसभा में प्रस्ताव लाने से पहले ही उपराज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन जानकारों के मुताबिक केजरीवाल सरकार सीधे विधानसभा से प्रस्ताव पास करवाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो ये विधेयक शुरुआत में ही कानूनी पछड़े में पड़ जाएगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। देश की आर्थिक नगरी मुंबई में आज दोपहर एक इमारत ढह गई, जिसमें अभी तक 5 लोगों के मरने की खबर आई है। इमारत के एक हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा था। ये इमारत दक्षिणी मुंबई के भीड़भाड़ वाले ग्रैंड रूट इलाके के कमाठीपुरा में थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया है कि 5 लोगों ने अस्पताल में जिन्हें भर्ती करवाया गया, 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और भी लोग घायल हैं। रुख अगली खबर का। ऋतिक रोशन और कंगना रनौट के बीच का मामला ज्यादा ही तूल पकड़ चुका है। इस संबंध में शनिवार को मुंबई पुलिस की एक टीम अभिनेत्री कंगना से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मुंबई में दोपहर बाद कंगना रनौट के घर पहुंची। पुलिस ने कंगना से पूछताछ की। इस बात का ब्यौरा कि क्या पूछताछ हुई अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन साफ है कि ऋतिक रोशन और कंगना के बीच चल रहे विवाद को लेकर ही पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पत्नी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि उसकी दास्तां सुनकर लोगों का दिल कांप उठा। उस महिला की हैवानियत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले उसने पति की हत्या की, फिर शव के टुकड़े टुकड़े किए, सबूत को मिटाने और छिपाने की कोशिश की। बेवफा बीवी की सबसे खौफनाक साजिश। मर्डर की ऐसी साजिश कि रूह कांप उठे। पति का बेरहमी से कत्ल कर देखती रही टीवी। एक बीवी के हाथों पति के कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात जिसे सुनकर ही सांसें थम जाएं। ऐसी वारदात जिसने सुना वो सन्न रह गया। बलजीत नाम के इस शख्स को इसकी पत्नी पूजा ने किस बेरहमी से कत्ल किया, इसका सबूत है बलजीत की लाश के वो टुकड़े जिन्हें समेटने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पूजा पर न सिर्फ पति की हत्या का आरोप है, बल्कि कत्ल और फिर इस राज को छुपाने का उसका तरीका बेहद खौफनाक है। पति बलजीत का सिर कहीं तो धड़ कहीं, पैर किसी तीसरी जगह से बरामद किया गया। इसको कुलजीत की तरफ से सूचना मिली थी कि उसके भाई की बीवी ने मर्डर कर दिया है। हमें इसके कुलजीत के सूचना के आधार पर जब यहाँ आए तो बलजीत की डेड बॉडी अलग अलग टुकड़ों में मिली है। सूटकेस में, तसले में और इसकी गर्दन कमरे में फर्श के नीचे दबी हुई। जरा सुनिए, कत्ल को अंजाम देने के बाद इस महिला के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं दिखी। मुझे उस चीज का कोई अफसोस नहीं। मैंने नहीं, आपको कोई अफसोस है इस बात का? मुझे कोई नहीं, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया है। आखिर बीवी की इस बेरहमी की वजह क्या थी? क्यों उस बेवफा ने अपने पति को दी इतनी खौफनाक मौत? तो इसका जवाब है बीवी के वो अवैध रिश्ते जिन्हें बलजीत ने देख लिया था। अवैध रिश्तों को छोड़ने की जगह पूजा ने रची एक खौफनाक साजिश, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल की साजिश। इस औरत के अवैध संबंध और उन्हीं के कारण इनके साथ में ज़्यादातर यही कारण था इनका कि ये मान नहीं रही थी और वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये पहले बहुत बार धमकी दिया, तेरे को मेरे तो इतने दोस्त हैं, मैं रास्ते में भी मरवा सकती हूँ, कहीं भी मरवा सकती हूँ। भरोसे के सबसे मुकद्दस रिश्ते को इस बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करने वाली पूजा अब पुलिस कस्टडी में है, जहां उसने खोला अपनी बेरहमी का, अपने गुनाह का एक एक पन्ना। पुलिस उसके निशानदेही पर
कत्ल में शामिल 5 साथियों की तलाश में है। इसमें उसका प्रेमी भी शामिल है। अनिल बालियान के साथ तंसीम हैदर, बहादुरगढ़, आज तक। राजस्थान के अजमेर में आजाद पार्क में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस वक्त हंगामा मच गया जब इस बात का खुलासा हुआ कि यहां पर 2 नाबालिग लड़कों और 2 नाबालिग लड़कियों की भी शादी करा दी गई। प्रशासन को सूचना मिली, अधिकारी विवाह सम्मेलन में पहुंचे, लेकिन तब तक ये बाल विवाह हो चुका था। अब आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में ही प्रशासन को सूचना देने वाले युवक को आयोजकों ने बुरी तरह से पीटा। नोएडा में लगातार बिल्डरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। खरीदार परेशान इतने ज्यादा हो चुके हैं कि सड़कों पर उतर आए हैं। नोएडा सेक्टर 62 में और नोएडा एक्सटेंशन में इको विलेज के बाहर खरीदारों ने प्रदर्शन किया है। सुबह की इको टेक साइट के बाहर भी सुरक्षा को लेकर वहां रहने वाले लोगों ने धरना दिया। आम्रपाली ग्रुप के ड्रीम प्रोजेक्ट में हो रही देरी के खिलाफ भी ग्राहकों ने नोएडा में आम्रपाली के दफ्तर के बाहर विरोध किया है। हमारे संवाददाता मणिदीप दे रहे हैं जानकारी। इस तपती धूप में अपने सपनों के घर की मांग करने के लिए ये लोग आम्रपाली के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए हैं। मीटिंग अभी भी लोगों की आप लोगों की उनसे हुई है अनिल शर्मा से, क्या नतीजा निकल के आया है, क्या आप लोग आश्वस्त हैं? सर आश्वासन मिले हैं अभी तक, तो नतीजा तो अब पता चलेगा कि एक सप्ताह का उन्होंने टाइम लिया है हमको कई सारी चीज़ें भेजने का। एक सप्ताह बाद पता चलेगा कि आश्वासन के ऊपर कितने खरे उतरते हैं। अभी करीबन ये 2 से 3 साल का डिले हो चुका है। अगर देखा जाए तो 2013 में मकान मिलना था, लेकिन अभी जो है 2016 हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 साल का हो चुका है। मैंने बोला कि मीटिंग बड़ी पॉजिटिव रही है, क्या कह रहे हैं आप? पॉजिटिव उनके हिसाब से रही होगी, लेकिन हम बायर्स के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव नहीं है। अनटिल अनलेस के हमारे पास रिटर्न में सब कुछ आ जाए। हम अपना एजेंडा लेके गए थे, 6-7 पॉइंट्स का एजेंडा लेके गए थे, उसमें से काफ़ी पॉइंट्स पे सहमति हुई है, लेकिन हम वो सहमति तभी मानेंगे जब हमारे पास लिखित रूप में आएगा, वो भी आम्रपाली के लेटर हेड पे। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। आईपीएल में आज 2 मैचेस हैं, एक मैच चल रहा है, एक होने वाला है, बताएंगे आपको एक बात हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।